स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 5 सितंबर 2020 के। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है। एस गोपा कुमार फर्स्ट मलयाली टू विन बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल फॉर 2020। एस गोपा कुमार 2020 तक बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलयाली बन गए हैं। The award was presented by the Indian Institute of Architects for his outstanding contribution to Indian architecture। तो इंडियन आर्किटेक्चर में उनको अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए IIA जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है उसके द्वारा ये गोल्ड मेडल दिया गया है। उनके द्वारा कुछ बनाई गई बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स हैं HDFC बिल्डिंग कोची, द केरला हिस्ट्री म्यूजियम कोची, द KSRTC बस स्टेशन तिरुवनंतपुरम। ये कुछ उनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उनका जो की प्रोजेक्ट था वो था कि टेम्परेरी एकोमोडेशन सेटअप करना जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स थे गुजरात में उनके लिए। ही वॉज गिवन द ललित कला अकेडमी अवार्ड इन 1970। उनको 1970 में ललित कला अकेडमी अवार्ड दिया गया था। बात करें हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की तो ये जो स्टैब्लिश हुआ था ये 1917 में हुआ था और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। एंड इट इज़ द नेशनल बॉडी ऑफ आर्किटेक्ट्स इन इंडिया। भारत में आर्किटेक्ट्स का ये राष्ट्रीय निकाय है। ठीक है, तो क्योंकि इंस्टीट्यूट न्यूज़ में है तो पूछ सकते हैं भाई कहाँ पर लोकेटेड है ये, तो ये मुंबई में लोकेटेड है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट मलयाली टू विन बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल फॉर 2020। तो जल्दी से बताइए। एस गोपाल कुमार, यूजिन पंडाला, आभा नरेन लांबा एंड हसमुख पटेल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एस गोपाल कुमार। आगे चलते हैं। उषा पड़े फर्स्ट विमेन DG ऑफ ब्यूरो ऑफ एविएशन सिक्योरिटी। जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसकी डायरेक्टर जनरल बन गई है उषा पांडे और वो पहली विमेन है और थर्ड IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया है। ऑल्दो जो डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है यूजुअली ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का वो कोई IPS अधिकारी होता है, बट यहाँ पर IAS ऑफिसर जो है उषा पड़े उनको बनाया गया है। इससे पहले जो राकेश अस्थाना थे उनको ये चार्ज दिया गया था BCAS का, लेकिन अभी उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। तो यहाँ से आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF कौन है? राकेश अस्थाना है। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन है? उषा पड़े हैं। शी इज़ करेंटली अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड शी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन हैंडलिंग रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम कौन सी है? उड़ान स्कीम, जो है उड़े देश के आम नागरिक, जिसमें यह है कि जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस हैं जहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है उस रीजन को कनेक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम स्टार्ट की गई। और ये भी सुनिश्चित करने के लिए कि आम आदमी भी जो है फ्लाइट से ट्रैवल कर सके कम दामों पे, तो उसके लिए भी ये स्कीम है। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड थर्ड IAS ऑफिसर टू होल्ड दिस पोस्ट। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात करें तो इट इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए ये नियामक प्राधिकरण है। दिस वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1978 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी। तो पांडे कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको 1978 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। और जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। और ये फोटो में आप देख सकते हैं ये उषा पड़े हैं। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीन गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति का नाम है जिसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राकेश अस्थाना, उषा पड़ी, S पद्मावती एंड अजीत कुमार। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज उषा पड़े। और जो राकेश अस्थाना है उनको बना दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। और S पद्मावती के बारे में हमने कल ही पढ़ा था। वो भारत की कार्डियोलॉजिस्ट थी, काफ़ी मतलब पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी भारत की, और उनका हाल ही में निधन हो गया। वो 130 वर्ष की आयु में जो है बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई।
ठीक है, तो इसलिए हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज उषा पड़ी। नेक्स्ट इज प्रिंस हैरी एंड मेगन साइन मल्टी ईयर प्रोडक्शन डील विद नेटफ्लिक्स इंक। प्रिंस हैरी और मेगन ने नेटफ्लिक्स के साथ प्रोडक्शन डील साइन की है और अंडर द डील दे विल प्रोड्यूस फिल्म्स एंड सीरीज, हाउएवर द वैल्यू ऑफ द डील हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज। सौदे के तहत वे फिल्मों और श्रृंखला का निर्माण करेंगे, हालांकि सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया है। और इस तरह की एक जो डील थी वो नेटफ्लिक्स और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा उनकी 5 के साथ भी साइन हुई थी 2018 में। हैरी वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद एप्पल टीवी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री विद ओपरा विनफ्रे रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। और नेटफ्लिक्स की बात करें तो आप सब लोग जानते ही हैं, इट इज़ एन अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्शन कंपनी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? लॉस गातोस में, जो कि कैलिफोर्निया में है, यूएस में। एंड रीड हेस्टिंग्स एंड मार्क रैंडोल्फ फाउंडेटेड इन 1997। तो इसके जो फाउंडर हैं वो है रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ, और ये जो है मेंबर है मोशन पिक्चर एसोसिएशन का। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कपल्स हैज़ रिसेंटली साइंड अ मल्टी-ईयर प्रोडक्शन डील विद अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नेटफ्लिक्स इंक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जोड़े ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी और मीडिया सेवा प्रदाता कंपनी नेटफ्लिक्स इंक के साथ मल्टी ईयर उत्पादन सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? बैरक ओबामा एंड मिशेल रॉबिन्सन, प्रिंस हैरी एंड मेगन, डोनाल्ड ट्रंप एंड इवाना ट्रंप, एंड नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज प्रिंस हैरी एंड हिज वाइफ मेगन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दादाभाई नौरोजी बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4 सितंबर, क्योंकि 4 सितंबर 1825 में दादाभाई नौरोजी का जन्म हुआ था। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन 1867। 1867 में भारत की राष्ट्रीय आय का उन्होंने अनुमान लगाया था, और वो अपनी जो थ्योरी है इकोनॉमिक ब्रेन उसके लिए जाने जाते हैं, और उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज अ मॉडरेट लीडर एंड द फर्स्ट एशियन टू बिकम अ ब्रिटिश MP, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। ही प्रिसाइडेड ओवर 3 सेशंस ऑफ कांग्रेस। इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई कांग्रेस की कितने अधिवेशन को उन्होंने संबोधित किया था, तो उन्होंने 3 अधिवेशन को संबोधित किया था। कांग्रेस की 3 सत्रों की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता सेशन इन 1886, लाहौर सेशन इन 1893 एंड द कलकत्ता सेशन इन 1906। ठीक है, 1906 में कलकत्ता सेशन में और 1886 कलकत्ता सेशन में, और जो 1893 का लाहौर सेशन था उन सब में उन्होंने वहाँ पे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं। ही रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पब्लिश इन 1901 टू डाइवर्ट अटेंशन टूवर्ड्स द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ इनटू ब्रिटेन। तो उन्होंने सबसे पहले जो है लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था कि किस तरह से एक तो जो ब्रिटिश है वो कैसे भेदभाव करता है भारत में। वो बिल्कुल उनका अलग ही तरह का रूल चल रहा है, ब्रिटेन में वो अलग बिहेव करते हैं और भारत के लोगों के साथ वो अलग बिहेव कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो भारत से धन है वो कैसे धीरे धीरे करके जो है ब्रिटेन में जा रहा है। He also started an Anglo-Gujarati newspaper named रास्त गुफ्तार in 1854। रास्त गुफ्तार के नाम से उन्होंने एक एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर की भी शुरुआत की थी 1854 में। उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, कंडीशन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये कुछ फेमस बुक्स हैं उनके द्वारा लिखी गई। बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इज नोन एज ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत का आधिकारिक राजदूत कहा जाता है? WC बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय, दादाभाई नौरोजी एंड रास बिहारी घोष। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज दादाभाई नौरोजी। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट मैन टेस्ट फ्लाइट ऑफ जापान फ्लाइंग कार कंप्लीटेड। तो जो जापान की कंपनी है स्काई ड्राइव, उसने अभी पहली जो मानवीय उड़ान है उसका परीक्षण पूरा किया है। और ये जो कार है
ये इसका नाम है SD03 कार। द पायलट ऑपरेटेड द फ्लाइट विद द असिस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। पायलट ने कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली की सहायता से उड़ान का संचालन किया। एंड द कार हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मॉडल। कार को दुनिया का सबसे छोटे इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मॉडल के रूप में डिज़ाइन किया गया है। द कार हैज़ 8 इलेक्ट्रिक मोटर्स दैट रोटेट 8 रोटर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द रोटर्स आर इन अ ग्रुप ऑफ 2। तो दो के ग्रुप में जो है रोटर है इसमें, ठीक है। और टोटल 8 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो रोटेट करती हैं 8 रोटर्स को जो है विपरीत दिशाओं में। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। सोचिए अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो कितना अच्छा रहेगा, सब लोग कार से उड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन। रिसेंटली स्काई ड्राइव हैज़ कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट मैन टेस्ट फ्लाइट ऑफ अ कार। स्काई ड्राइव इज़ अ डैश। हाल ही में स्काई ड्राइव ने एक कार की अपनी पहली मानवयुक्त परीक्षण उड़ान पूरी की है। स्काई ड्राइव क्या है? चाइनीज़ कंपनी, कोरियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी एंड जापानीज़ कंपनी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी कंपनी है ये। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इट इज़ अ जापानीज़ कंपनी, जापानी कंपनी है। नेक्स्ट इज 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। तो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जो है 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और इनको जन औषधि केंद्रों के द्वारा बेचा जाएगा और इनका जो कॉस्ट होगा वो जो मार्केट प्राइस से काफ़ी सस्ते दामों में इनको बेचा जाएगा। और ये जो 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं इनको न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा गया। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने के कुछ पदार्थ होते हैं जिनके अपने हेल्थ और मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं और वो इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं और किसी भी बीमारी से जो है लड़ भी सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। थ्रू जन औषधि केंद्र द प्रोडक्ट विल रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात करें तो इसका नाम पहले जन औषधि स्कीम था और बाद में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना रखा गया 2016 में। और इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा नवंबर 2008 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 2008 में जो है जन औषधि स्कीम को लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो जन औषधि परियोजना है इसका नाम जो है बदल के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना रख दिया गया था 2016 में। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया और रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इज इम्प्लीमेंटिंग PMBJP। तो PMBJP जो ये स्कीम है इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट रीनेम जन औषधि स्कीम एज अ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना? जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। 2015, 2016, 2017 एंड 2018। तो उसका नाम बदलकर कब रखा गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2016 में। और लॉन्च कब हुई थी? 2008 में हुई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नागालैंड इज टेकिंग पार्ट इन इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट प्रोग्राम फ्रॉम 1 to 14 सितंबर। तो 1 से 14 सितंबर तक नागालैंड जो है गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा सप्ताह कार्यक्रम में भाग लेगा। और इस पखवाड़े के दौरान जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाले घरों को सभी को ORS जो है प्रदान किया जाएगा। और जो बच्चे हैं जो 5 साल से कम के हैं और उनमें डायरिया पाया गया है तो उनको ORS और जिंक टैबलेट जो है वो दी जाएगी। इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट प्रोग्राम इज़ अ ईयरली एक्टिविटी विच इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन द कंट्री। और ये कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? 2014 से मनाया जा रहा है, क्योंकि डायरिया जो है ये एक वायरल डिजीज़ है और कंटामिनेटेड फूड खाने की वजह से भी हो जाता है। और इसकी वजह से 1 लाख जो है बच्चे हर साल मरते हैं भारत में। तो इसीलिए जो सरकार ने इसको शुरू किया है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, आइडेंटिफिकेशन किया जा सके कि किस रीजन में बच्चे ज़्यादा डायरिया से पीड़ित हैं, उनका इलाज किया जा सके और जो डायरिया से होने वाली जो डेथ्स हैं उनको शून्य तक किया जा सके। आगे चलते हैं। Let's see a question. Which of the following states is participating in intensified diarrhea control fortnight program from 1st to 14th September? असम, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। Which state is participating? The correct answer is option D, that is Nagaland.
आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स एंड हुंडई मोटर इंडिया टू सप्लाई 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू EESL। तो टाटा मोटर्स और जो हुंडई मोटर है इंडिया, वो 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को देंगे। EESL will procure Nexon electric compact SUVs from Tata Motors and Kona electric premium SUVs from Hyundai Motor India। तो टाटा मोटर से नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV लेंगे और जो Hyundai मोटर्स है उससे कोना इलेक्ट्रिक प्रीमियम SUVs लेंगे। EESL will procure these vehicles by using $5 million from the grant it recently received from Asian Development Bank। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो अभी अनुदान दिया गया था उसमें से $5 मिलियन को इस्तेमाल करके EESL इन जो भी व्हीकल्स हैं इनको प्रोक्योर करेगा। EESL की बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है 100% ओन्ड है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC लिमिटेड एंड पावर ग्रिड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि EESL जो है वो किस किस का जॉइंट वेंचर है। तो NTPC का जॉइंट वेंचर है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर है, REC लिमिटेड का है और पावर ग्रिड का है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं। Let's see a question. Energy Efficiency Services Limited will procure electric vehicles from which of the following companies? Energy Efficiency Services Limited निम्नलिखित में से किस कंपनी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी? टाटा मोटर्स एंड हुंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स एंड जनरल मोटर्स इंडिया, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी। जल्दी से बताइए, बहुत ईजी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टाटा मोटर्स एंड हुंडई मोटर इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल मीटिंग हेल्ड। तो अभी जो है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। ये जो मीटिंग है इसको किसने आमंत्रित किया था? इसको जो करंट अभी G20 चेयर है सऊदी अरेबिया, उसने इसको बैठक को बुलाया है। डॉक्टर एस जयशंकर प्रपोज्ड डेवलपमेंट ऑफ वॉलेंट्री G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। तो उन्होंने क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 सिद्धांतों के विकास का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इस टाइम पर ये ज़रूरी भी है अगर हम कोविड-19 पैंडमिक को ध्यान में रखें। दीज प्रिंसिपल्स विल बी बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। इसके 3 एलिमेंट होंगे। पहला होगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण और परीक्षण परिणामों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटीन प्रोसीजर्स, संगरोधक प्रक्रियाओं का मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स, मूवमेंट और ट्रांजिट प्रोटोकॉल का मानकीकरण। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं ताकि जो फॉरेन सिटीजन्स हैं जो इंडिया में फंसे हैं और जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो फॉरेन में फंसे हैं उनको सही सलामत जो है लेकर आया जा सके और उनकी देखभाल की जा सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने ट्रैवल बबल मैकेनिज्म साइन किया काफ़ी कंट्रीज़ के साथ। उसी के साथ वंदे भारत मिशन भी स्टार्ट किया गया। इससे काफ़ी लाखों लोगों को जो है जो विदेश में फंसे हुए थे उनको भारत लेकर आया गया। G20 की बात करें तो इट इज़ अ ग्लोबल फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स दैट वाज फाउंडेड इन 1999। G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन है। इंडिया इज़ पार्ट ऑफ G20। कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है G20 का। और जो भी 2020 का समिट है G20 का वो कहाँ पर होना है? वो सऊदी अरेबिया में होना है, क्योंकि ये अभी चेयर कर रहा है। इंडिया विल होस्ट द G20 समिट इन 2022। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया G20 समिट को कौन सी ईयर में चेयर करेगा? तो 2022 में करेगा। करंट चेयरमैन कौन है G20 के? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद हैं जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं। तो जो भी कंट्री जो होती है जो चेयर करती है G20 को, उसके जो भी हेड होते हैं वो करंट चेयरमैन होते हैं G20 के। आगे चलते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ कन्वीन G20 फॉरेन मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। निम्नलिखित में से किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक बुलाई है? सऊदी अरेबिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सऊदी अरेबिया। मूविंग फॉरवर्ड, सोनामुरा दौदकंडी
इनलैंड वाटरवे रूट टू बिकम ऑपरेशनल सून। तो अभी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा जो 93 किलोमीटर लॉन्ग सोनामुरा दौदकंडी इनलैंड वाटरवे रूट है वो जल्द ही ऑपरेशनल होगा और इसका जो ट्रायल है उसके लिए मंजूरी मिल गई है। दिस रूट कनेक्ट्स त्रिपुरा टू द नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया वाया बांग्लादेश। ठीक है, तो ये त्रिपुरा को जो है, जो भी हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भारत के, उससे कनेक्ट करता है, किसके थ्रू? बांग्लादेश के थ्रू। दिस इनिशिएटिव विल बूस्ट कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया एंड बायलैटरल ट्रेड विद बांग्लादेश। तो इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला कि जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो होगी और दूसरा जो बायलैटरल ट्रेड है बांग्लादेश के साथ वो भी बढ़ेगा। Bangladesh Inland Water Transport Authority has provided permission for trial run from Daudkandi to Sonamura in Tripura via river Gomti। तो दौदकंडी कहाँ है? बांग्लादेश में है। सोनामुरा कहाँ है? त्रिपुरा में है और रिवर गोमती के थ्रू ये ट्रायल रन को मंजूरी दे दी गई है। रिवर गोमती इज अ सीजनल रिवर एंड फ्लोज थ्रू त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। तो ये एक जो है मौसमी नदी है, ठीक है, और ये जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश से होकर बहती है। देयरफॉर द रूट कैन रिमेन ओपन फॉर ओनली 3 to 4 months है ना ईयर, क्योंकि सीजनल रिवर है तो ये रूट जो है 3 से 4 महीने ही ऑपरेशनल रहेगा। द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 1972। 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था और इसी प्रोटोकॉल के चलते हुए 2019-20 में 3.5 मिलियन मेट्रिक टन का जो कार्गो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में अलग अलग प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से पूरा हुआ। करेंटली द प्रोटोकॉल रूट्स हैव गॉन अप टू 10 आफ्टर द साइनिंग ऑफ सेकेंड अडेंडम टू द प्रोटोकॉल। तो अभी हाल ही में जो है सेकेंड अडेंडम जो है इस प्रोटोकॉल का, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट, वो साइन हुआ और उसी की वजह से जो प्रोटोकॉल वाले जो रूट्स हैं उनका नंबर जो है बढ़ के 10 हो गया। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन। सोनामुरा दौदकंडी inland waterway route connects Sonamura with Daudkandi in Bangladesh. Sonamura is located in which of the following states? सोनमुरा दाऊदकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग सोनमुरा को बांग्लादेश में दाऊदकंडी से जोड़ता है। सोनामुरा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, कहाँ पर है सोनामुरा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज त्रिपुरा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अ पैनल अपॉइंटेड टू ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। तो अभी जो एक पैनल है जो ड्राफ्ट करेगा नया संविधान श्रीलंका का, उसको श्रीलंकन कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। द मूव इज अ पॉल प्लेज ऑफ राजपक्ष ब्रदर्स टू अबॉलिश द 19th अमेंडमेंट। तो 19th अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, ठीक है, उसको अबॉलिश करने के लिए दोनों भाइयों ने, जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं, उन्होंने प्रण लिया था, जो चुनावी प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, और उसी को कंप्लीट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जो 19th अमेंडमेंट है 2015 में पास हुआ था, वो किस लिए हुआ था? ताकि पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके और जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन इसके चलते कुछ जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट की श्रीलंका के, वो कम कर दी गई। 19th अमेंडमेंट की वजह से प्रेसिडेंसी पे 2 टर्म का लिमिट हो गया कि कोई भी जो व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म के लिए बन सकता है, ठीक है, उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। द टर्म फॉर प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 years to 5 years। तो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है वो, और जो पार्लियामेंट का टेन्योर है वो 6 साल से रिड्यूस करके 5 साल कर दिया। साथ ही जो पार्लियामेंट को भंग करने की जो बात है वो 4.5 साल से पहले नहीं भंग कर सकते हैं, ये भी उसमें था 19th अमेंडमेंट में। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव टू रिप्लेस द 19th अमेंडमेंट विद 20th अमेंडमेंट। तो इसके लिए एक नया अमेंडमेंट लेकर आएगी गवर्नमेंट, 20th अमेंडमेंट, ताकि ये 19th अमेंडमेंट को रिप्लेस किया जा सके। श्रीलंका की हम बात करें तो इट इज़ एन आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया। ये दक्षिण एशिया में एक द्वीप राष्ट्र है एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार है। द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो, वाइल लेजिस्लेटिव कैपिटल इज श्री जयवर्धनापुरे कोटे। तो जो विधान राजधानी है वो श्री जयवर्धनापुरे है और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। करेंसी क्या है इसकी? श्रीलंकन रुपी है।
प्रेसिडेंट कौन है? गोताबया राजपक्षे हैं और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैं। महिंदा राजपक्षे 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं श्रीलंका के, और तीसरे टर्म के लिए वो इसीलिए इलेक्ट नहीं कर पाए, मतलब इलेक्शन में नहीं खड़े हो पाए क्योंकि ये 19th अमेंडमेंट पास हो चुका था, और इसी वजह से उनके जो भाई हैं गोताबया राजपक्षे वो प्रेसिडेंट बने और महिंदा राजपक्षे ने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अपॉइंटेड अ पैनल टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस देश ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज श्रीलंका। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कवर्ड द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको इस सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।